नाम है मोहम्मद रागिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं गुरु मंत्रा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो आज हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के इंग्लिश के सिलेबस में, जिसकी हमने ऑलरेडी पहले भी बात की थी। जिस सिलेबस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितने मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसेस है। आज हम उसके सिलेबस को बाकायदा सही तरीके से स्टार्ट करेंगे। आज ये उसकी पहली क्लास है। तो आज की इस क्लास में पहले तो हम ये बता दें कि टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस है, टीजीटी और पीजीटी में इंग्लिश के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए इंग्लिश में, चाहे वो लैंग्वेज में हो या लिटरेचर में हो। और अगर आप टीजीटी के लिए यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास दो रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, लेट्स से कि आप इंग्लिश में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास बीए में 2 साल तक फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर तक कम से कम वो सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि जनरली ये होता है कि पासिंग ईयर जो होता है, पासिंग ग्रेजुएट जो होता है, जो नॉर्मल जो ऑनर्स नहीं होता है, उसमें थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट आपको ड्रॉप करने का ऑप्शन होता है। तो लेट्स से कि आपने इंग्लिश ली फर्स्ट और सेकंड ईयर में, लेकिन थर्ड ईयर में आपने वो सब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया, तो आप एलिजिबल फिर भी हैं कि आप टीजीटी के लिए अप्लाई करें। लेकिन दूसरी रिक्वायरमेंट इसके साथ ये है कि आपका बीएड भी होना चाहिए। तो टीजीटी में बीएड प्लस बीए और पीजीटी में सिर्फ मास्टर्स इंग्लिश में चाहिए, अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। किसी ने सवाल पूछा है, गुड आफ्टरनून फरहीन सर, ग्रेजुएशन बीएड दोनों में इंग्लिश रही है, टीजीटी अप्लाई कर सकते हैं प्लीज? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकती हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये टॉपिक है सेंटेंस। सोचिए, जब आपके जहन में सेंटेंस आता है तो क्या सोचते हैं आप? क्या मतलब होता है सेंटेंस का? जब आप सिंपली सेंटेंस सोचते हैं तो क्या मतलब होता है? देखिए, सेंटेंस का जो बेसिक मतलब होता है, जो आप सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि कोई भी बात जो कंप्लीट हो जाए, जो मीनिंग कन्वे कर दे, उसे सेंटेंस कहते हैं। यानी आम भाषा में इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, जो भी बात लिसनर को एक मीनिंग दे दे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम लिंग्विस्टिकली बात करें, और वो इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका, आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह आपके एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये बेस भी है और आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट भी है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस, हम डिस्कस करेंगे क्लाउज, हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और फिर उसका क्लासिफिकेशन। और अगर उसके बाद भी हमारे पास कुछ टाइम हुआ तो हम क्लाउज के जो 3 पार्ट्स होते हैं, मेन क्लाउज, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन की तरफ। पहले देखते हैं सेंटेंस कैसे कहते किसे हैं। तो सेंटेंस विच फॉलोज द गिवन कंडीशंस, जो निम्नलिखित कंडीशंस को पूरा करें। कंडीशन नंबर 1, एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट सेंटेंस की यह है कि इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए। रिक्वायरमेंट नंबर 2, एट लीस्ट वन वर्ब। दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि कम से कम एक वर्ब भी होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 एक सब्जेक्ट यानी कर्ता, रिक्वायरमेंट नंबर 2 एक वर्ब यानी कि क्रिया, रिक्वायरमेंट नंबर 3 it should have complete
और ऑलमोस्ट कंप्लीट सेंस। रिक्वायरमेंट नंबर 3 ये है कि इसकी करीब करीब पूरा सेंस होना चाहिए इसमें, यानी कि पूरी की पूरी मीनिंग सुनने वाले को समझ में आ जाए, तो इसे कहते हैं। तो ये तीसरी रिक्वायरमेंट है। चौथी रिक्वायरमेंट ये है, सॉरी, इसमें या तो फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क होगा। तो 4 रिक्वायरमेंट होती हैं एक सेंटेंस के लिए। एक सेंटेंस के लिए 4 रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट नंबर 1, एक सब्जेक्ट यानी कि एक कर्ता होना चाहिए। रिक्वायरमेंट नंबर 2, एक वर्ब यानी कि क्रिया होना चाहिए कम से कम। रिक्वायरमेंट नंबर 3, कंप्लीट या ऑलमोस्ट कंप्लीट सेंस होना चाहिए, यानी कि सुनने वाले को पूरी बात तकरीबन पूरी तरह से समझ में आ जाए या पूरी तरह से समझ में आ जाए। रिक्वायरमेंट नंबर 4, उसके आखिर में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। आई लिव इन लखनऊ। तो देखिए, आई सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया। तो पहली रिक्वायरमेंट और दूसरी रिक्वायरमेंट, दोनों ही रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। रिक्वायरमेंट नंबर 4 ये है कि क्वेश्चन मार्क या डॉट होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए, वो भी है। तो तीसरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। आई लिव इन लखनऊ, मैं लखनऊ में रहता हूं, तो इसका सेंस भी हो गया। तो इस तरह से ये पूरी तरह से एक सेंटेंस कहलाएगा। तो सेंटेंस होने के लिए ये 4 रिक्वायरमेंट होती हैं। एक और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्लाउज की तरफ, और फिर उसके बाद वापस आके कंपेयर करेंगे कि क्लाउज और सेंटेंस में फर्क क्या होता है। शी स्लेप्ट अर्ली। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो शी सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता है, स्लेप्ट वर्ब है, आगे से हमें मतलब नहीं है। जब तक कि हमें पूरी मीनिंग मिल जाए, बस हमें इससे मतलब नहीं है कि उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई प्रपोजिशन आ रहा है या नहीं आ रहा। हमें इससे बहस नहीं है, हमें सिर्फ इस बात से बहस है कि सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए और फुल स्टॉप होना चाहिए। शी स्लेप्ट अर्ली, वो जल्दी सो गई। तो इसका पूरा मतलब भी निकल रहा है, इस वजह से ये एक सेंटेंस बन गया। तो इस तरह से ये बात कंप्लीट हुई। इस तरह से ये बात कंप्लीट हुई। ये LKO मैंने शॉर्ट में इसलिए लिख दिया था क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी, वरना LUCKNOW बिल्कुल पूरा सेंटेंस होना चाहिए था, ऑफ कोर्स होना चाहिए पूरा वर्ड। मैं कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। तो ये बात होपफुली आपको अब तक समझ में आ गई होगी कि सेंटेंस कहते किसे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि क्लाउज किसे कहते हैं, और फिर वापस आएंगे और ये देखेंगे कि सेंटेंस और क्लाउज में फर्क क्या होता है। याद रखिए कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बेस बनाने के लिए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। टीजीटी और पीजीटी। दूसरी बात जो मैं बताना भूल गया वो ये कि ये एग्जैक्ट सेम चीज आपके टीजीटी के लिए भी है और पीजीटी के लिए भी है, इंग्लिश में ऑफ कोर्स। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्लाउज किसे कहते हैं। क्लाउज किसे कहते हैं? विच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। जो निम्नलिखित कंडीशंस को पूरा करे। कंडीशन नंबर 1, एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, यानी कि कम से कम एक सब्जेक्ट यानी कि एक कर्ता होना चाहिए। वन वर्ब, एक वर्ब होना चाहिए। और कंडीशन नंबर 3, सम सेंस, यानी कि ये तीन कंडीशंस इसमें पूरी होनी चाहिए।
तीन कंडीशंस इसमें पूरी होनी चाहिए। कंडीशन नंबर एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 एक वर्ब होना चाहिए। कंडीशन नंबर 3 कुछ सेंस होना चाहिए, कुछ सेंस इसमें होना चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। शी लव्स बुक्स, उसे किताबें पसंद हैं, उसे किताबें पसंद हैं। तो देखिए शी सब्जेक्ट हो गया, शी सब्जेक्ट हो गया, लव वर्ब हो गया। तो पहली और दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। शी लव्स बुक्स, उसे किताबें पसंद हैं। इसका मतलब भी लिसनर को आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है तो ये क्लाउज हो गया। क्या ये सेंटेंस हुआ? आइए फिर से देखते हैं। सेंटेंस होने के लिए कंडीशन नंबर 1 एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 एक वर्ब होना चाहिए। कंडीशन नंबर 3 फुल स्टॉप होना चाहिए। कंडीशन नंबर 4 कंप्लीट या ऑलमोस्ट कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। और चारों ही कंडीशन यहां पे पूरी हो रही हैं, तो आप कह सकते हैं इस सेंटेंस में एक क्लाउज है और एक सेंटेंस है। होपफुली यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या हुआ। फिर देखिए बेसिक फर्क जो है क्लाउज और सेंटेंस में वो ये है कि क्लाउज एक छोटा यूनिट होता है और सेंटेंस बड़ा यूनिट होता है। ये कैसे होता है आइए देखते हैं। आप बताएं इसमें कितने क्लाउज और कितने सेंटेंस हैं? राम एंड मोहन प्ले क्रिकेट। राम और मोहन क्रिकेट खेलते हैं। राम और मोहन क्रिकेट खेलते हैं। अगर इस सेंटेंस में आप देखें तो राम जो है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहते हैं द वन हु डज द एक्शन, जो काम करता है, यानी कि कर्ता को। ये सब्जेक्ट 1 है और मोहन जो है ये सब्जेक्ट 2 है। दो सब्जेक्ट है। प्ले जो है वो वर्ब है और यहां पे सिर्फ एक ही वर्ब है। ठीक है, दूसरे सेंटेंस को पहले देख लेते हैं, पहले इसको डिकोड कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्लाउजेस कितने हैं और वर्ब कितने हैं। माय फ्रेंड में फ्रेंड जो है वो सब्जेक्ट है, फ्रेंड सब्जेक्ट है। रेड जो है ये वर्ब है, पहला वर्ब, और रोड जो है ये दूसरा वर्ब है। उसके बाद क्या है हमें उससे मतलब नहीं है क्योंकि वो हमारा कंसर्न नहीं है। तो अब देखिए इस सेंटेंस में वन सेंटेंस, फरहीन कह रही हैं कि 1 क्लाउज 1 सेंटेंस इन फर्स्ट सेंटेंस। ओके, व्हाट अबाउट द सेकंड? दूसरे सेंटेंस के बारे में क्या ख्याल है? तो अगर देखें, बिल्कुल सही कह रही हैं फरहीन कि कंडीशन ये थी क्लाउज की कि एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, यानी कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी अगर एक से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यही बात सेंटेंस के लिए भी थी और यही बात वर्ब क्लाउज के लिए भी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर सब्जेक्ट हैं, 2 कर्ता हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब एक होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट था कि वर्ब एक ही होना चाहिए। तो यहां पे वर्ब एक ही है। तो एक क्लाउज एक सेंटेंस, जैसे कि फरहीन ने बताया, एक क्लाउज और एक सेंटेंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। दूसरे सेंटेंस में माय फ्रेंड रेड एंड रोट अ बुक। फ्रेंड सब्जेक्ट था, वर्ब रेड पहला वर्ब है और रोट दूसरा वर्ब है। वर्ब का मतलब होता है द वन हु डज द एक्शन, जो द एक्शन इटसेल्फ, जो काम है उसको हम वर्ब कहते हैं। तो रीड यानी पढ़ना काम है और रोट लिखना भी काम है। अब अगर आप याद करें कि क्लाउज में कंडीशन क्या थी, क्लाउज की जो सेकंड कंडीशन थी वो ये थी कि एक वर्ब होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा नहीं हो सकता। इस वजह से इस सेंटेंस में 2 क्लाउजेस हैं। इस सेंटेंस में 2 क्लाउजेस हैं और वजह यह है क्लाउज नंबर 1
ये हो गया क्लाउज नंबर 1 और ये हो गया क्लाउज नंबर 2। यहां पे 2 क्लाउजेस हैं। दूसरे सेंटेंस में 2 वर्ब हैं सर, बिल्कुल 2 वर्ब हैं, इस वजह से 2 क्लाउजेस हैं। द मोर वर्ब्स द मोर क्लाउजेस, ये बेसिक रूल है जो आपको याद रखना है। रूल ये है कि जितने वर्ब होंगे उतने ही क्लाउजेस भी होंगे, जितने वर्ब्स होंगे उतने ही क्लाउजेस भी होंगे। तो इस सेंटेंस में 2 वर्ब हैं, इस वजह से 2 क्लाउजेस हो गए। अब यहां पे 2 सवाल है। पहला सवाल यह है कि अगर रोट में रोट वर्ब है और ये क्लाउज बन गया तो इसका सब्जेक्ट क्या है? तो इसका सब्जेक्ट क्या है? देखिए इसका सब्जेक्ट जो है वो फ्रेंड है। फ्रेंड रेड का भी सब्जेक्ट है और रोट का भी सब्जेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि सेंटेंस कितने हैं इसमें। तो सेंटेंस के लिए इजीएस्ट पॉसिबल तरीका यह होता है कि आप देखें डॉट या क्वेश्चन मार्क कितने हैं। तो इन पूरे ही यहां से यहां तक में सिर्फ एक ही फुल स्टॉप है या क्वेश्चन मार्क है, जो सिर्फ यहां पे फुल स्टॉप है, तो जाहिर सी बात है ये एक ही सेंटेंस हो गया। सेंटेंस एक है, क्लाउज 2 है। क्लाउज क्यों 2 है? क्योंकि 2 वर्ब्स हैं। एज मेनी वर्ब्स एज मेनी क्लाउजेस, जितने वर्ब्स होंगे उतने क्लाउजेस होंगे। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल फरहीन सही कह रही हैं कि अगर एक सब्जेक्ट और 2 वर्ब हो तो क्या 2 क्लाउजेस मानेंगे? बिल्कुल 2 क्लाउज मानेंगे। जो बात हमने यहां पे आपको एक्सप्लेन करी कि रेड का जो सब्जेक्ट है वो फ्रेंड है, उसी तरह से रोट का जो सब्जेक्ट है वो भी फ्रेंड है। दोनों ही का सब्जेक्ट जो है वो फ्रेंड है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है और ये पूरी तरह से सही है। होपफुली यहां तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ये एग्जाम्पल करते हैं और इससे चीजें आपकी और भी क्लियर हो जाएंगी। चलिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप जरा इसे सोच लें। आप कमेंट में बताना चाहें तो प्लीज बताएं कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं और सॉरी कितने क्लाउजेस हैं और कितने वर्ब्स हैं, और फिर उसके बाद हम इसे डिस्कस करते हैं और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। दे केम टू मी लास्ट नाइट, बताइए इसमें कितने सब क्लाउजेस हैं और कितने सेंटेंस हैं? दे केम टू मी लास्ट नाइट, इसमें कितने क्लाउजेस, कितने सब्जेक्ट्स, सॉरी कितने सेंटेंसेस? चलिए डिकोड करते हैं। दे जो है ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। देखिए क्लाउज और वर्ब में दोनों ही में ये बात कॉमन है कि एटलीस्ट 1 वर्ब, यानी कि एक से ज्यादा अगर वर्ब होगा तो दिक्कत नहीं है। केम जो है ये वर्ब है और आगे यहां पे कोई वर्ब नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यानी कि एक क्लाउज। अब देखते हैं टेंस सेंटेंस कितना हुआ। तो देखिए फुल स्टॉप तो एक ही है। इजीएस्ट पॉसिबल तरीका, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इतना तो समझ ही सकते हैं कि फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क कितने हैं। एक ही फुल स्टॉप है तो एक ही सेंटेंस हो गया। समझ में आ गया यहां तक? अगला एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। बिल्कुल सही कहा फरहीन आपने, एक ही सेंटेंस है इसमें, है ना, एक सेंटेंस और एक क्लाउज है इसमें। अगला सेंटेंस देखते हैं। द टीचर, अब ये बताइए इस सेंटेंस में, बताइए इस सेंटेंस में ट्राई कीजिए कि कितने सेंटेंस और कितने क्लाउज हैं, बताएं। देखिए द टीचर जो है ये सब्जेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हैड वर्ब है, कम वर्ब है ना। बिफोर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, तो ये पहला सब्जेक्ट था और ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया और फिर एक वर्ब है। अब बताएं यहां पे कितने क्लाउजेस हैं, हाउ मेनी क्लाउजेस आर देयर? देखिए हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और कम जो है वो मेन वर्ब है।
हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का मतलब ये होता है कि जो एक दूसरे की मदद करे, और मेन वर्ब का मतलब ये होता है एक्शन वर्ब, यानी गो, प्ले, रीड, राइट, इसको मेन वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इसको जनरली जो टू बी फॉर्म कहलाता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, अगर दोनों साथ में आ रहे हो तो। ठीक है, और ये दोनों मिलके वर्ब कहलाएंगे। तो इसको दो वर्ब काउंट मत कर लीजिएगा कभी, इसको एक ही वर्ब काउंट किया जाएगा। अगर आपने दो वर्ब काउंट कर लिया तो आप गलती कर बैठेंगे, है ना, आप यहां पे गलती कर बैठेंगे, है ना, कि सेंटेंस टू में दो क्लाउजेस नहीं है, एक ही सॉरी, सेंटेंस टू में दो सेंटेंस नहीं है। फरीन ने कहा है कि दो सेंटेंस है, नहीं, यहां पे दो सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस तो एक ही है, और उसकी सिंपल सी वजह यह है कि यहां पे सिर्फ एक ही फुल स्टॉप है। तो अब ये देखते हैं कि ये देखिए एक वर्ब, वर्ब नंबर 1, और ये हो गया वर्ब नंबर 2। तो अब ये यहां पे सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही चीज हो गई तो ये आपका हो गया क्लाउज 1, ये हो गया क्लाउज 1। और यहां से हो गया बिफोर, तो खैर आप जोड़ सकते हैं इसमें भी, ये हो गया क्लाउज 2, क्योंकि यहां पे भी सब्जेक्ट है और वर्ब है। सेंटेंस कितना है, सेंटेंस एक ही है, और वजह क्या है कि आखिर में एक ही फुल स्टॉप है ना। इजीएस्ट पॉसिबल तरीका है। दूसरा तरीका अगर आप इसको टेक्निकली समझना चाहें तो देखें कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकता है, यहां पे दो सब्जेक्ट है, एटलीस्ट वन वर्ब, यानी कि एक से ज्यादा वर्ब हो सकते हैं सेंटेंस में, तो यहां पे दो वर्ब है। तीसरी कंडीशन ये थी कि फुल स्टॉप होना चाहिए या क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो एक ही फुल स्टॉप है, यहां पे ज्यादा नहीं है। और चौथी कंडीशन ये थी कि कंप्लीट सेंस होना चाहिए, तो कंप्लीट सेंस भी हो गया। ठीक है, होपफुली यहां तक समझ में आया होगा। जी हाँ, बिल्कुल अब्बास, ये टीजीटी और पीजीटी दोनों ही के लिए क्लास है, दोनों ही में एग्जैक्टली ग्रामर के सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तकरीबन सारी ही चीजें सेम हैं, बस पीजीटी में कुछ चीजें एडेड हैं जो हम अलग से बताएंगे। ये सारी चीजें इक्वली एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस, आई सॉ हिम रनिंग, आई सॉ हिम रनिंग, आई सब्जेक्ट हो गया, सॉ वर्ब हो गया, है ना, और ये ऑब्जेक्ट है तो इससे कोई मतलब नहीं है आपको। और रनिंग क्या है, रनिंग वर्ब नहीं है, ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव यानी कि देखिए वर्ब का मतलब ये होता है कि जो काम कर रहा हो, द एक्शन व्हेन इट इज टेकिंग प्लेस, जब काम हो रहा हो तो उसको हम वर्ब कहते हैं। तो ये देखिए ये वर्ब नहीं है। रनिंग का मतलब मैंने उसे दौड़ते हुए देखा, मैंने उसे दौड़ाया नहीं, मैंने उसे दौड़ते हुए देखा, है ना। तो ये रनिंग जो है ये एडवर्ब का काम कर रहा है, उससे बहस नहीं है। इस वजह से यहां पे सिर्फ एक ही क्लाउज है, क्लाउज 1 है, और ऑफ कोर्स सेंटेंस 1 है, क्योंकि फुल स्टॉप एक ही है। ये तो इजीएस्ट तरीका हमने आपको बताई, है ना। चलिए चौथा पांचवा बहुत इजी है, इसे देख लेते हैं। एक चीज जो यहां पे बतानी थी आपको, जिसके लिए हमने ये एग्जांपल दिया, सिन्हा सब्जेक्ट है, हैज वर्ब है, बीन वर्ब है, और वर्किंग वर्ब है। तो आप कह सकते हैं कि 3 वर्ब हो गए, तो मतलब 3 क्लाउजेस, क्योंकि आगे तो कोई वर्ब नहीं है। नहीं, क्योंकि हैज हेल्पिंग वर्ब है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो टू बी फॉर्म होता है वो पूरा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो हैज भी हेल्पिंग वर्ब है, ये HV1 है, यानी हेल्पिंग वर्ब 1, और ये HV2 है, और ये मेन वर्ब है, और ये तीनों ही मिलके जो बन जाएंगे वो कहलाएंगे वर्ब। ठीक है, ये तीनों मिलके वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, तो एक ही वर्ब है, यहां पे ज्यादा नहीं है। तो जब एक ही वर्ब है तो बस, और आगे तो कहीं पे कोई वर्ब है नहीं, कोई एक्शन है नहीं, है ना। तो एक क्लाउज हो गया, यहां पे क्लाउज एक ही है, और वर्ब सेंटेंस तो एक है ही। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल को। माई बॉस नोज दैट आई विल गो बिकॉज माई पेरेंट्स नीड मी। अब इसमें देखें कि कितने सब्जेक्ट और कितने वर्ब हैं। बिल्कुल, अगर दो फुल स्टॉप नहीं है तो दो सेंटेंस नहीं होगा। ये हो सकता है कि एक फुल स्टॉप हो, एक क्वेश्चन मार्क हो। तो अगर इन दोनों में से, इन दोनों पंक्चुएशन में से अगर कुछ भी आ जाए तो फिर वहां पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ख्याल रखना है कि उसकी मीनिंग भी कंप्लीट हो। अगर मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी तो वो सेंटेंस कहलाएगा ही नहीं। सेंटेंस कहलाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसकी कुछ मीनिंग भी हो। जब हम आगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि देखिए एक छोटा सा वर्ड किस तरह से मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, चलिए लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। माई बॉस, बॉस सब्जेक्ट हो गया, नोज वर्ब हो गया, वर्ब 1, आई सब्जेक्ट 2 हो गया,
विल हेल्पिंग वर्ब और गो मेन वर्ब दोनों मिलके वर्ब बन गए और ये वर्ब 2 हो गया। उसके बाद पेरेंट्स, माय पेरेंट्स में सिर्फ पेरेंट्स सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे उनकी जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को मेरी जरूरत है ना, तो पेरेंट्स इज द सब्जेक्ट और नीड जो है वो वर्ब 3 हो गया। तो देखिए 3 वर्ब्स हो गए, एज मेनी वर्ब्स एज मेनी क्लाउजेस, सिंपल सा रूल बताया था हमने आपको क्लाउज के लिए, 1 वर्ब 2 वर्ब 3 वर्ब, तो जितने वर्ब उतने क्लाउजेस, तो यहां पे 3 क्लाउजेस हो गए, फुल स्टॉप तो एक ही है तो एक सेंटेंस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? बोर्ड दिख नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको बोर्ड नहीं दिख रहा? चलिए हम कोशिश करते हैं, अगर कुछ पॉसिबल हो, होपफुली इट विल बी क्लियर सून। ठीक है, अच्छा नीचे का पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं उसे ऊपर कर देता हूं। तो माय बॉस नोज, मैं इसे फिर से कर देता हूं। देखिए बॉस सब्जेक्ट हो गया आपका, बॉस सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट 1 है, नोज वर्ब है, फर्स्ट वर्ब हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, सेकंड सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, गो मेन वर्ब, दोनों मिला के वर्ब हो गया और ये बन गया सेकंड वर्ब। इसके अलावा पेरेंट्स जो है ये सब्जेक्ट 3 हो गया और नीड जो है वर्ब 3 हो गया। एज मेनी वर्ब्स एज मेनी क्लाउजेस, तो मतलब 3 क्लाउजेस और सेंटेंस 1 है, यहाँ पे सेंटेंस सिर्फ 1 है और उसकी वजह यह है कि सिर्फ एक ही फुल स्टॉप है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, होपफुली आप दिख रहा होगा फरहीन। चलिए ग्रेट, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और वो है टाइप्स, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के काइंड्स क्या क्या होते हैं, चलिए तो हम देखते हैं उसे। और ठीक है, तो अब हम आपसे एक सेंटेंस पूछ रहे हैं, वेरी इजी सेंटेंस। आपको यह बताना है कि इसमें पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा है और नेगेटिव सेंटेंस कौन सा है। सिंपल सेंटेंस है, इसमें सिर्फ आपको यह बताना है कि इसमें पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। इट इज पॉसिबल टू डिफीट हिम, it is possible to defeat him. First example, it is impossible to defeat him. दो सेंटेंसेस हैं, आप ये बता दीजिए बहुत जल्दी से, बिल्कुल क्लास रेगुलर रहेगी अब्बास, आप बहुत जल्दी से ये बता दीजिए कि इसमें कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव है और कौन सा सेंटेंस नेगेटिव है। बिल्कुल जल्दी से बताएं, इसमें कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। इसमें सेकंड नेगेटिव है, फरहीन कह रही हैं, सेकंड नेगेटिव है, फ़हीम अंसारी कह रहे हैं, आरती कह रही हैं से क्या है, बट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री नहीं था, क्या मैं पीजीटी हिस्ट्री में फॉर्म डाल सकती हूँ? मैंने एमए हिस्ट्री में किया है। नहीं, आपको हिस्ट्री में ही डालना पड़ेगा आरती जी, आपको हिस्ट्री में ही डालना पड़ेगा। रोशनी जी कह रही हैं सेकंड नेगेटिव है, फरहीन गजाला कह रही हैं फर्स्ट पॉजिटिव है। फरहीन सेकंड सेंटेंस क्या है? सेकंड नेगेटिव है, आपने भी कहा। अब्बास कह रहे हैं सेकंड नेगेटिव है। फॉर योर सरप्राइज ऑल ऑफ यू, सबके सरप्राइज के लिए दोनों ही सेंटेंस पॉजिटिव है। इट इज पॉसिबल टू डिफीट हिम, उसे हराना मुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट हिम, उसे हराना नामुमकिन है। सबने ये कहा कि दोनों, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है ही नहीं यहां पे। क्या हमें कोई बता सकता है क्यों? क्या कोई बता सकता है? मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों ही सेंटेंस पॉजिटिव हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है। क्या कोई बताएगा क्यों? नो आइडिया अब्बास? ओके, आई एम हियर, आई विल हेल्प यू। और कोई? ओके, चलिए मैं बता देता हूं।
बिल्कुल बताता हूं फरहीन, बिल्कुल बताता हूं कैसे। देखिए नेगेटिव का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि नेगेटिव कहते किसे हैं। नेगेटिव कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं which contains no, not, never, या इस तरह का कोई और वर्ड, या इस तरह का कोई और वर्ड। तो जिसमें इस तरह के कोई वर्ड होंगे उसे ही नेगेटिव कहेंगे। हिंदी में इसका मतलब नहीं आ रहा, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि इंग्लिश में भी नेगेटिव हो गया ये सेंटेंस। नेगेटिव बनाने के लिए जरूरी है इंग्लिश में कि उसमें नो, नॉट, नेवर जैसा कोई वर्ड आए, तभी हम उसे नेगेटिव कहेंगे। इस वजह से ये दोनों ही सेंटेंस में आप देखें, इट इज पॉसिबल टू डिफीट हिम, कोई नो, नॉट, नेवर जैसा वर्ड नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट हिम, इसमें भी कोई नो, नॉट जैसा वर्ड नहीं है। इस वजह से दोनों ही सेंटेंस पॉजिटिव हो गए। समझ में आ गई बात? इस वजह से सेल्डम नेगेटिव होगा, बिल्कुल सेल्डम नेगेटिव होगा। सेल्डम के अंदर जो है वो नेगेटिविटी है। यही हमने कहा इटसेट्रा में इस तरह के और वर्ड भी आ सकते हैं, जैसे नोवेयर खुद में नेगेटिव हो सकता है ना। तो इस तरह के वर्ड्स हैं जो आ सकते हैं, लेकिन उस तरह का यहां पे कोई वर्ड नहीं है। इस वजह से ये दोनों ही पॉजिटिव है। अब अगर आप कहें कि इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो आप कर दीजिए इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफीट हिम, तब ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, समझ में आई बात यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव। अब देखते हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आपको पता ही है, ये दो टाइप होते हैं, ये दो काइंड्स होते हैं सेंटेंस के, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इसमें और कुछ नहीं बताना, बस इतनी सी बात बतानी है कि नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें नो, नॉट, नेवर हो, और पॉजिटिव का मतलब है कि जिसमें इनमें से कोई वर्ड ना हो। इसे पॉजिटिव कहते हैं, इसे नेगेटिव कहते हैं। होपफुली यहां तक चीजें सबको ही क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अब, और अब देखते हैं ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है सेंटेंस का, यानी कि जो टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, ये पहला टाइप है। अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें चार होते हैं। फर्स्ट इंपैरेटिव, जिसे आप लोग इंपरेटिव कहते हैं, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन उसका इंपैरेटिव होता है। सेकंड इंट्रोगेटिव या इंटरोगेटिव। थर्ड एक्सक्लेमेटरी। हम इसे कुछ इस तरह से आपको पढ़ाएंगे ताकि हमेशा के लिए आपकी इसकी डेफिनेशन याद हो जाए और कभी आपको दिक्कत ना हो पहचानने में, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपको ये पहचानना है ना। और कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी बताएंगे अभी। और फोर्थ है असर्टिव। स्टार्ट करते हैं इंपैरेटिव से। किसे कहते हैं इंपैरेटिव, कोई बताएगा? कोई बताएगा इंपैरेटिव किसे कहते हैं? देखिए इंपैरेटिव कहते हैं, इंपैरेटिव कहते हैं, अगर आप कह सकते हैं कि जिसमें छुपा हो, यू छुपा हो। सर मैं बीएड इंग्लिश से लिया है तो फॉर्म डाल सकते हैं। आपका बीए में क्या सब्जेक्ट था? बस आपका बीए में सर ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। बिल्कुल, ऑर्डर और रिक्वेस्ट इसका मतलब होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है? बिल्कुल, ऑर्डर और रिक्वेस्ट इसका मतलब होता है। इसकी डेफिनेशन होती है वेयर यू इज इंप्लाइड एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट। जहां पे यू छुपा हो कर्ता के रूप में, उसे कहते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस की रियल डेफिनेशन ये है जहां पे यू छुपा हो कर्ता के रूप में, एज अ सब्जेक्ट। लेट्स टेक द एग्जांपल। एग्जांपल देखें, गो, जाओ, मतलब तुम जाओ। आप उससे तो नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं ना जाओ का मतलब वो जाए, नहीं।
जाओ का हमेशा मतलब होगा तुम जाओ, जो आपके सामने है, तो मतलब यू छुपा हुआ है, यू गो। इसीलिए हम लोग बोलते भी है ना यू स्टैंड अप, हालांकि उसे होना चाहिए स्टैंड अप, और यू जो है वहां पे छुपा हुआ है, ग्रामेटिकली वो सेंटेंस सही नहीं हुआ, तो उसको होना चाहिए स्टैंड अप, और स्टैंड अप का मतलब यू स्टैंड अप, तो यू यहाँ पे इंप्लाइड है। तो इंपैरेटिव का हमेशा मतलब यही होता है कि आप जो है इंपैरेटिव का हमेशा मतलब ये होता है कि यू छुपा होता है कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। अब बात अगर आपके पास बीए में इंग्लिश था तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, सही कह रही हैं फरहीन, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन है ना, तो ये तो आपको पता ही है, क्वेश्चन। एक्सक्लेमेटरी का मतलब एक्सक्लेमेशन है ना। इंट्रोगेटिव का एग्जांपल ले लें, जैसे क्या तुम जाओगे, विल यू गो, वेयर विल यू गो, तुम कहां जाओगे, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। इसका नेगेटिव भी हो सकता है, विल यू गो, विल यू नॉट गो, व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू नॉट गो, ये भी पॉसिबल है इसमें इंट्रोगेटिव में। अब बढ़ते हैं एक्सक्लेमेशन में। एक्सक्लेमेशन का मतलब exclaiming about something, एक्सक्लेमिंग अबाउट समथिंग है ना, किसी बात किसी चीज के बारे में एक्सक्लेम करना उसको कहते हैं, यानी कि अलास ही इज नो मोर, काश वो हमारे बीच अब नहीं है ना। ब्रावो वी वन, हम जीत गए है ना। और वो आपने एड आइडिया वाला याद हो अगर आपको, तो व्हाट एन आइडिया सर जी, क्या गजब का आइडिया है, तो ये सब एक्सक्लेमेशन होते हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट वाले की तरफ, कोई बताएगा। बिल्कुल हार्ट फीलिंग होती है, बिल्कुल सही है, ये आप इसको अपनी भाषा में समझ सकती हैं कि हार्ट फीलिंग होती है, बिल्कुल, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, बिल्कुल। असर्टिव किसे कहते हैं, क्या कोई बता सकता है कि असर्टिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं। सबके पास अपने अपने आंसर हो सकते हैं, कोई कहेगा कि स्टेटमेंट होता है, तो स्टेटमेंट नहीं भी हो सकता है। कोई कहेगा कि सिंपल सेंटेंस होता है, तो सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है ना। तो इस वजह से जो असर्टिव का रियल डेफिनेशन हो सकता है, जिसको आप समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं और याद रख सकते हैं, वो ये है कि विच इज नन ऑफ दीज, 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 जो उनमें से, जो इनमें से कोई ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं, ही गोस, देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ही गोस, वो जाता है। इस सेंटेंस में क्या ही गोज में यू छुपा हुआ है, इज द यू इंप्लाइड एज अ सब्जेक्ट, क्या यू यहां पे छुपा हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रगति कह रही है कि अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस का मतलब अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब यस वाले, है ना। तो यस वाला सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव में भी हो सकता है, यस वाला सेंटेंस तो एक्सक्लेमेशन में भी हो सकता है, इंपैरेटिव में भी हो सकता है, वो सभी तो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव और नेगेटिव, जैसे कहें गो, तो ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, आप खुद कहेंगे नहीं ये अफर्मेटिव है, पर अगर हम कहें डोंट गो तो आप कहेंगे ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ, इसका साफ सा मतलब ये हुआ कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, यहीं पे दिक्कत होती है। इसी वजह से आगे जाके आपको पहचानने में दिक्कत होगी जब हम नरेशन डिस्कस करेंगे, जो आपका मेजर टॉपिक है, जहां से 10 क्वेश्चन आते हैं तकरीबन। उस टॉपिक में जब आपको बताएंगे कि देखिए असर्टिव को इसको इससे बदल दीजिए, तो आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे असर्टिव कहते किसे हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। तो असर्टिव कहते हैं ही गोज, देखिए तो क्या यहां पे यू छुपा हुआ है, नहीं छुपा हुआ है, फरीन ने सही कहा है ना। ही गोज का मतलब वो जाता है, ना कि तुम जाते हो। इंट्रोगेटिव, क्या इसमें सवाल है कोई, नहीं इसमें कोई सवाल नहीं। ही गोज का मतलब वो जाता है, क्या ये सवाल है, बिल्कुल सवाल नहीं है। क्या ये एक्सक्लेमेटरी है फरहीन के वर्ड में, क्या ये हार्ट फीलिंग है, नहीं ये हार्ट फीलिंग भी नहीं है। जब इन तीनों में से कोई नहीं है तो ये असर्टिव हो गया,
जो भी सेंटेंस इंपैरेटिव ना हो, इंट्रोगेटिव ना हो और एक्सक्लेमेटरी ना हो, उसे असर्टिव कहते हैं। एक बार याद कर लीजिए, लाइफ लॉन्ग लेसन है ये। वरना हमेशा यही सोचेंगे अफर्मेटिव होता है, स्टेटमेंट होता है, न जाने क्या क्या, और वो कोई डेफिनेशन नहीं है। और फिर आप, दिक्कत ये है कि डेफिनेशन कुछ भी हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप समझ नहीं पाएंगे, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक कि आपका नरेशन कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है। तो ये मैं एक एक एग्जाम्पल दे देता हूं, उसके बाद हम हमारे पास एक छोटी सी शीट है, वो हम करेंगे अगले 5 मिनट में। इंपैरेटिव का मतलब होता है, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे गो, गो में यू इंप्लाइड है तो ये इंपैरेटिव हो गया। इंपैरेटिव का नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे हमने बताया था कि दो टाइप्स और होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इंपैरेटिव गो, डोंट गो, ये इंपैरेटिव नेगेटिव। तो पहले वाला पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव। इंट्रोगेटिव, विल यू गो और विल यू नॉट गो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इंट्रोगेटिव हो गया, उसमें WH भी बन सकता है। वाई विल यू गो, वाई विल यू नॉट गो। जब हम टेंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम टेंस डिस्कस करेंगे तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन क्या होता है, कैसे बनता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमिंग सेंटेंसेस, जैसे अलास ही इज नो मोर, या अलास ब्रावो वी वन, तो ये पॉजिटिव हो गया, ब्रावो वी वन एक्सक्लेमेशन पॉजिटिव, और अलास ही इज नो मोर ये नेगेटिव हो गया एक्सक्लेमेटरी में। असर्टिव के बारे में जैसे हमने बताया, ही रीड्स अ बुक, ही डज नॉट रीड अ बुक, है ना। तो पहला वाला पॉजिटिव असर्टिव और दूसरा वाला नेगेटिव असर्टिव। होपफुली यू गॉट इट, परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक शीट है, हम ऐसा करेंगे कि उसे हम PhD में आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि वो शीट आप खुद से कर लें। हमारे पास टाइम कम है, अगली क्लास भी आपकी होने वाली है। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो आपके यहाँ पूछा गया था 2019 में, ये क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन ये था कि सेंटेंस ये दिया था, एज द वेदर वाज बैड वी स्टेड इंडोर्स। As the weather was bad, we stayed in, sorry, as the weather was bad, we stayed indoor. ठीक है। इस क्वेश्चन, ये सेंटेंस दिया है आपके यहां, और पूछा इसमें ये था कि इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्लाउज में सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है। ये कौन सा सेंटेंस है इससे बहस नहीं, और ये बताया भी नहीं उन्होंने सिंपली ये कहा है कि इसे सिंपल सेंटेंस बना दीजिए। और सिंपल सेंटेंस की बस एक ही चीज आपको याद रखनी है, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है सिंगल क्लाउज, यानी कि सेंटेंस में एक ही क्लाउज होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस में एक ही क्लाउज होना चाहिए, लेकिन यहां पे नहीं है, जो चीज यहां पे मिसिंग है। क्यों? क्योंकि देखें यहां पे वेदर वॉज बैड, तो वॉज जो है ये पहला वर्ब है, और स्टेट जो है ये वर्ब 2 है। आपको करना क्या था, आपको इसको एक वर्ब बना देना है, बस इतना करना है, यानी कि एक क्लाउज बना देना है, जो हमने अभी पढ़ाया आपको। अभी क्या पढ़ाया था आपको कि एक क्लाउज कैसे, एक क्लाउज क्या होता है, एक क्लाउज का मतलब बस एक वर्ब। देखिए तीसरा ऑप्शन हम सिर्फ राइट आंसर आपको डिस्कस करके दे देते हैं, इट बीइंग अ बैड वेदर वी स्टेड इंडोर। यही आंसर सही था, बाकी सारे ही आंसर में दो वर्ब है। देखिए मैं राइट आंसर लिख दे रहा हूं और फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। इट बीइंग अ बैड वेदर we stayed indoor. We stayed indoors. ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए जरा, जब आप इस सेंटेंस को देख रहे हैं तो आपको एहसास होगा कि एक तो वर्ब स्टेड वाला है, स्टेड जो है वो वर्ब है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बीइंग भी वर्ड है, वर्ब है? क्या ये भी कोई एक्शन दिखा रहा है, कोई काम दिखा रहा है? कोई बताएगा? कोई बताएगा कि क्या ये भी कोई काम दिखा रहा है?
एग्जैक्टली फरहीन आपने सही कहा, ये भी आंसर सही है। बीइंग द बैड वेदर वी स्टेड इंडोर, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक ही क्लाउड चाहिए था। तो अब देखिए यहां पे सब्जेक्ट तो दो हैं एंड दैट इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। हमारा क्वेश्चन वो नहीं है, हमारा मुद्दा ये है, सॉरी एनीवे हमारा मुद्दा ये है कि वर्ब कितने हैं यहाँ पे, वर्ब कितने हैं यहाँ पे। तो वर्ब यहाँ पे एक ही है ना, और दूसरा वर्ब क्यों नहीं है ये अभी बता देते हैं, और यहीं पे हम अपनी क्लास आज की खत्म करेंगे, यहीं पे हम अपनी क्लास आज की खत्म करेंगे। तो देखिए दो सब्जेक्ट हैं, दैट इज नॉट द point. The point is that we only needed one verb and state is the only verb here. Being क्यों verb नहीं है? देखिए being का मतलब एक्शन नहीं है, being में कोई काम नहीं दिखाया जा रहा है, पहली बात। इसी तरह का एक एग्जांपल हमने भी किया था, अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया हो पीछे, जहां पे हमने verb ing फॉर्म का रनिंग वाला, I saw him running, तो हमने कहा था रनिंग जो है वो verb नहीं है। बिल्कुल उसी तरह यहां पे भी ये verb नहीं है। ठीक है, ये चीज होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से मेरा ये सेंटेंस वाला कंप्लीट हुआ। नीचे हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे जो पीडीएफ फाइल है उसकी, जिसमें आपको ढेर सारे एग्जाम्पल मिलेंगे करने के लिए, ताकि आपका ये कंफ्यूजन जो है कि इसमें पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी कौन सा है, इंट्रोगेटिव कौन सा है, ये सारी चीजें आपके लिए डिटेल में क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए हम रेगुलरली मिलते रहेंगे अभी, है ना। तो नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली tomorrow होगी, तो stay tuned and we'll keep you posted, we'll keep you informed when it is going to be, it must be going to be tomorrow। कल ही क्लास होगी हमारी दूसरी भी, तो हम उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। and in the next class we will start with tenses। हम लोग टेंस डिस्कस करेंगे। टेंस में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिर्फ टेंस डिस्कस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो टेंस आप पढ़ेंगे भी और ये भी समझेंगे कि आपके एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है। होपफुली इट विल बी फाइन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।